तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग आ गए हैं अब एसएचएम में, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है नीट के। तो आज का चैप्टर हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस चैप्टर में हम लोग 2022 तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उन सब का सॉल्यूशन करेंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशन। बीच में कुछ थ्योरी की भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा इसमें, तो ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो दो पेंडुलम है, एक का तो लेंथ दिया हुआ है इन्होंने 120 और दूसरे का 100, और दोनों सेम फेज में हैं। इस समय सेम फेज में है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम करें तो यहाँ पे ये दोनों है, ए मान लेते हैं, एक है ए और एक है बी। अब चूंकि दोनों का लेंथ अलग अलग है, इसलिए टाइम पीरियड भी अलग होगा दोनों का। 2π√L/g होता है टाइम पीरियड। एट सम इंस्टेंट द टू आर एट देयर मीन पोजीशन पे ये दोनों है किसी इंस्टेंट पे। इन द सेम फेज में भी है। द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम, ये छोटा वाला पेंडुलम तो ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा होगा, क्योंकि 2π√L/g में L कम है, स्मॉल जो पेंडुलम है उसका L कम है, इसलिए टाइम पीरियड भी कम होगा, यानी ये फास्ट मूव कर रहा होगा, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑब्वियसली ज़्यादा करेगा ये, ठीक है, छोटा पेंडुलम। तो आफ्टर विच टू अगेन शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच द टू आर अगेन इन सेम फेज, बोल रहा है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन के बाद वो वापस सेम फेज में होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ एग्जांपल के थ्रू एक करते हैं। अगर एक शॉर्टर पेंडुलम है जिसका मैंने टाइम पीरियड ले रखा है 4 सेकेंड, और दूसरा एक लॉन्ग लेंथ वाला पेंडुलम है जिसका ऑब्वियसली ज़्यादा होगा टाइम पीरियड, तो वो टाइम पीरियड मैं अगर ले लूँ यहाँ पे 20 सेकेंड। पहले एक फार्मूला बना रहे हैं, फार्मूला कैसे बना है वो सीख लीजिए। वैसे दूसरे वीडियो में डिटेल में है ये डेरिवेशन किया हुआ, इसमें भी मैं ट्राई कर रहा हूँ समझाने के लिए। देखिए, तो एक पेंडुलम ए है जो 4 सेकेंड में कंप्लीट करता है और दूसरा 20 सेकेंड में भी कंप्लीट करता है, और दोनों यहाँ से अभी चालू कर रहे हैं ऐसे। तो अभी दोनों सेम फेज में हैं, सेम फेज में ऐसे मूव कर रहा होगा, तो इनका जो प्रोजेक्शन लिया जाएगा जो भी, वो सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो ये चलिए सेम डायरेक्शन में इन दोनों को जाता हुआ दिखा रहे हैं हम। तो ये 4 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लेगा ए। तो ए जो घूम कर, ए देखिए, ए घूम कर ऐसे करते यहाँ आ गया, 4 सेकेंड बीत गया। ए के लिए देखिए मैं लिख रहा हूँ, ए के लिए 4 सेकेंड बीत गया। लेकिन अभी बी कहाँ होगा, बी को 20 सेकेंड लगना है पूरा चक्कर लाने में। तो इसको 4 पार्ट में पूरे पाथ को डिवाइड कर दें 4 पार्ट में, तो ईच पार्ट में कितना उसको समय लगेगा, 5 सेकेंड लगेगा, राइट। तो 4 सेकेंड में इधर कहीं होगा, इधर ही होगा ना कहीं पे, बी यहाँ पे अभी है, जबकि ए एक चक्कर पूरा कर लिया है। ध्यान से देखिएगा, अभी 1 सेकेंड और अगर दें तो बी क्या यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 20 को 4 पार्ट में बांटे तो 5 ईच पार्ट आता है, तो 5 सेकेंड जैसे ही हुआ होगा बी यहाँ पे होगा अभी, राइट। और ए का क्या हाल होगा, एक चक्कर पूरा करके 4 सेकेंड में, और तब ए यहाँ आया होगा, क्योंकि 1/4 ए को कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा। 4 सेकेंड में एक चक्कर, तो ये 1/4 कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में करेगा। तो 4 सेकेंड में बी एक चक्कर पूरा करके तब यहाँ आया होगा, और अभी दोनों का मिलन यहाँ पे हो जाएगा, बी का और ए का। और बी भी देखिए इधर जा रहा होगा और ए भी इधर ही जा रहा होगा, और दोनों यानी सेम फेज में मिल गए। हाँ, अब सेम फेज में जब मिले तो आप देखिए कि ए जो है ना, ए कितना चक्कर पूरा कर लिया, तो एक पूरा चक्कर किया प्लस 1/4, इतना चक्कर पूरा किया, ये 1 + 1/4 चक्कर पूरा किया। और बी बेचारा खाली 1/4 ही चक्कर पूरा किया, अपना 1/4 पे ही रह गया बी, क्योंकि इसको ज़्यादा समय लगने वाला था, तो 1/4 तक ही वहाँ मतलब अपना चक्कर पूरा कर पाया, एक चक्कर भी नहीं किया बेचारा। तो इन दोनों में ध्यान से देखेंगे तो एक रिलेशन मिल जा रहा है कि जो ज़्यादा टाइम पीरियड वाला यानी लॉन्ग जो पेंडुलम है, वो जितना चक्कर पूरा कर रहा है सेम फेज में आने के लिए, सेम फेज में मतलब सेम मिल भी गए दोनों, और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जो लॉन्ग पेंडुलम है, अगर वो इसको मैं n मानूं, तो ये अगला वाला जो शॉर्ट पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड कम था,
उसका n+1 आ गया, ठीक है, n+1 ओसिलेशन कंप्लीट हुआ उसका, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ कि n+1 ओसिलेशन ऑफ किसका, तो जो ज़्यादा फास्ट घूम रहा है, मतलब जिसका टाइम कम है, यानी कम लेंथ वाले का, तो टाइम पीरियड कितना होता है 2π√L/g। तो छोटे वाले का लेंथ कितना है सर, छोटे वाले का लेंथ है 100, तो 100/g। जितना समय इसको दिया गया, ये दोनों एक ही समय में यहाँ होंगे, ये दोनों 5 ही सेकेंड में हम निकाले हैं ना। 5 सेकेंड में जो छोटा पेंडुलम था जिसका टाइम पीरियड कम था, वो एक चक्कर लगा के और फिर 1/4 लगा के यहाँ 5 सेकेंड में, और उसी 5 सेकेंड में जो दूसरा पेंडुलम था वो बेचारा 1/4 ही गया। तो समय तो दोनों के लिए बराबर है, तो टाइम पीरियड में कितना चक्कर इन लोग लगाए उसको मैं मल्टीप्लाई कर लिया n+1, और दूसरे ने n ही लगाया, चक्कर n ही लगाया, तो इसका टाइम पीरियड क्या है सर, तो 2π√L के जगह पर लिखना है इस बार 121/g। जी यहाँ पे लिख दिया मैं। अभी ध्यान से, मेन यही पॉइंट है कि जो ज़्यादा टाइम लेने वाला है उसने n पूरा किया है चक्कर, तो इतने चक्कर में उसको समय कितना लगा होगा, तो जितना कंप्लीट किया है ये ओसिलेशन इनटू टाइम पीरियड। अगर एक ओसिलेशन करता तो 1 इंटू टाइम पीरियड, 3 ओसिलेशन करता 3 इंटू टाइम पीरियड, आधा ओसिलेशन करता तो आधा इंटू टाइम पीरियड। तो जितना ओसिलेशन कंप्लीट किया उतना इंटू टाइम पीरियड करने से क्या टोटल टाइम मिल गया एक पेंडुलम का, कि n रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसको कितना समय लगा। वैसे ही जो शॉर्टर पेंडुलम था, जो फास्ट मूव कर रहा था, उसने n+1 रिवॉल्यूशन पूरा किया, तो इसको कितना समय मिला, तो n+1, और जितना इसका टाइम पीरियड है, अगर एक चक्कर करता तो 1 इंटू टाइम पीरियड, 3 करता तो 3 इंटू टाइम पीरियड, आधा करता तो आधा इंटू टाइम पीरियड। तो जितना चक्कर कंप्लीट किया उतना इंटू टाइम पीरियड करने से इसको कितना समय मिला, वो समय ये हो गया। और दोनों तो सेम ही 5-5 सेकेंड दोनों को दिए थे, तो दोनों के लिए ये टाइम और ये टाइम तो सेम आएगा। अब इसमें आप देखेंगे 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, और √g से √g भी कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ़्ट साइड में आया n+1, लेफ़्ट साइड में क्या आया, यहाँ नीचे मैं लिख रहा हूँ देखिएगा, n+1 आया, और √100 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 10, 100 का रूट क्या हो गया 10, इक्वल टू के इधर क्या आया 121 बताइए किसका रूट है, 121 11 का रूट है, तो ये आ गया इस साइड में 11, और n आया इसमें, क्या आ गया n। अब दोनों को सॉल्व करना है, ये लेफ़्ट साइड में आ गया 10n + 10, राइट साइड में क्या आ गया सर 11n। अब ये इधर सब्ट्रैक्ट करिए ले जाके, तो 11n में से 10n गया तो एक n आया, तो n = 10 आया, n = क्या आया 10। तो 10 आंसर में मत कर दीजिएगा टिक, देखिए ऑप्शन में 10 भी है लिखा हुआ थर्ड। ये 10 किसका आया, ये किसने कम किया, कम कौन करता है, देखिए n किसको माने थे, जिसका लेंथ 121 था। तो मुझसे पूछा है कि जो शॉर्टर पेंडुलम है, छोटा लेंथ वाला, 121 वाला नहीं, 100 वाले के बारे में पूछा है। तो 100 वाला तो एक ज़्यादा चक्कर लगाता है ना, एक ज़्यादा पूरा करता है अपना कंप्लीट ओसिलेशन। तो n जो मैंने माना था वो n किसका माना था 121 लेंथ वाले का, यानी जो लंबा था उसका। जो शॉर्टर लेंथ वाला है 100 वाला, वो तो एक चक्कर ज़्यादा लगाया है n+1, तो n+1 आंसर होगा, यानी इसका आंसर 11 हो जाएगा। तो 11 चक्कर लगा लिया होगा सेम फेज में आने के लिए। जो शॉर्टर पेंडुलम है वो 11 चक्कर लगाया होगा, और जो लॉन्ग है लेंथ वाला वो 10 चक्कर लगाया होगा। तो राइट आंसर हो गया फर्स्ट वन। 2021 का क्वेश्चन है, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ फ्रीक्वेंसी n। सिंपल हार्मोनिक मोशन का फ्रीक्वेंसी क्या है n। द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए, एक ओसिलेशन जब कंप्लीट होता है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया, तो इसको इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर आना है, तब 1 ओसिलेशन कंप्लीट हुआ। लेकिन इतने समय में पोटेंशियल एनर्जी आप देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी 2 बार मैक्सिमम हो गया, यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया। तो जब बॉडी 1 ओसिलेशन कंप्लीट किया, उतने समय में पोटेंशियल एनर्जी 2 बार मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर लिया, यानी डबल फ्रीक्वेंसी होगा। तो इसका आंसर, राइट आंसर हो गया सेकेंड ऑप्शन, 2n फ्रीक्वेंसी हुआ पोटेंशियल एनर्जी का। 2021 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर
5 सेंटीमीटर बाई अ फोर्स 10 न्यूटन। अच्छा, 10 न्यूटन फोर्स लगाया गया, तो F इक्वल टू होता है kx फार्मूला। तो फोर्स 10 न्यूटन इन्होंने लगाया है, और 10 न्यूटन लगाने से इसमें 5 सेंटीमीटर यानी कि 5/100 मीटर इतने का इलोंगेशन आया। F इक्वल टू kx लिखने से इतना आया, राइट। तो अभी इस 5 से ये 2 टाइम्स गया और 100 इधर मल्टीप्लाई होके k का वैल्यू आ गया ऐसा यूनिट में, k इक्वल टू 200 आया। तो इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है सर 2π√m/k। t इक्वल टू 2π√m है 2 kg और k है 200। 2 से गया ये 100 टाइम्स, तो 2π 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 और नीचे में रूट है ना इसका सबका, तो 100 का रूट क्या आएगा 10 आएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा वो 6.28/10। तो एक 10 मतलब एक पॉइंट इधर आ जाएगा इधर, तो 0.628 0.628 फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका। 2020 का नीट का क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन SHM। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच का फेज डिफरेंस बताना है। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू a sin ωt है कि नहीं, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है -a ओमेगा sin ωt, राइट, कि a ओमेगा स्क्वायर होता है, a ओमेगा स्क्वायर होता है, क्योंकि एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस, एक बार और करेंगे तो वापस साइन, और ये ओमेगा 2 बार इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोएफिशिएंट t का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अभी इसमें कंपेयर करने के लिए इस माइनस को अंदर मुझे ले जाना है, इस माइनस को, तो a को मुझे लिखना पड़ेगा माइनस अंदर करने के लिए a ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा t प्लस पाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि पाई पे चेंज नहीं होता है। साइन 180 प्लस समथिंग करने पे साइन ही होता है, लेकिन नेगेटिव लग जाता है, क्योंकि साइन 180 में समथिंग ऐड करेंगे तो 10 के घर में पहुंच जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन पाई प्लस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो इससे वापस ही आ जा रहा है। अब इसको कंपेयर करना है मुझे, इसको कंपेयर करना है डिस्प्लेसमेंट वाले के साथ। तो दोनों में देखिए फिर फेज दोनों साइन साइन बन गया, दोनों का प्लस प्लस हो गया, तो इसका ओमेगा टी है और इसका ओमेगा टी प्लस पाई है, तो दोनों का फेज डिफरेंस हो गया ओमेगा टी प्लस पाई। ये एक्सेलरेशन का हुआ, इसमें से माइनस कर देते हैं फेज डिस्प्लेसमेंट का, तो बच क्या गया पाई। तो इसका फेज डिफरेंस हो गया एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का पाई फेज डिफरेंस हुआ। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट वन। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग नीट में पूछे गए पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं यहाँ से नीट 2019 से। क्या बोलता है ये क्वेश्चन कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल, यहाँ पे हम लोग हैं, अंडरगोइंग SHM इन वन टाइम पीरियड। अच्छा भाई, एक टाइम पीरियड तक SHM कर रहा है कोई पीरियड इज, तो उसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। आप ध्यान से देखेंगे तो एक टाइम पीरियड कितना होता है, ये मान लेते हैं मीन पोजीशन है MP मीन पोजीशन है। तो एक टाइम पीरियड मतलब इधर जाना है राइट एक्सट्रीम तक, फिर इधर लौट के आना है मीन तक, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम तक, फिर मीन तक, इतने को बोलते हैं कि एक ओसिलेशन कंप्लीट हुआ। तो एक ओसिलेशन में एम्पलीट्यूड देखिए, एक बार अपने एम्पलीट्यूड पे गया इधर राइट साइड में, फिर लौट कर आया, एक और A हो गया, 2A हो गया कि नहीं, फिर इधर गया A, फिर इधर गया A, तो कुल मिला के 4A डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर डिस्प्लेसमेंट बोलता कि वन कंप्लीट ओसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता तो 0 होता। डिस्टेंस बोला है यहाँ, आप देख सकते हैं ये क्या बोल रहा है डिस्टेंस, तो 4A डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, तो आंसर क्या हो गया इसका 4A। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का ही। क्या है क्वेश्चन में, अ मास फॉल्स फ्रॉम अ हाइट h। अच्छा भाई, h हाइट से एक कोई भी मास आप ले लीजिए m मास, और उसको h हाइट से गिराना है नीचे, एक बार अर्थ के सरफेस पे और एक बार किसी दूसरे प्लानेट पे जाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है इस बात को।
a mass falls from height h and its time of fall t is recorded in terms of time period t of simple pendulum। तो किसी h हाइट से एक मास को m मास को आप ड्रॉप करेंगे h हाइट से, तो उसको ग्राउंड पे गिरने में कितना समय लगेगा। यहाँ से यहाँ गिरना है उसको h हाइट तक, तो फॉर्मूला आप ओबियसली लिखेंगे h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u ले लेंगे 0 और हाफ जी टी स्क्वायर, यही बात है ना, हाफ जी टी स्क्वायर लिखेंगे। फिर ये 2 देखिए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आकर क्या, तो ये 2h बाई जी आया टी स्क्वायर का वैल्यू, तो टी का वैल्यू क्या आएगा √2h बाई जी, इतना टाइम आएगा। मतलब h हाइट गिरने में √2h बाई जी समय लगता है। और जो सिंपल पेंडुलम होगा उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल बाई जी, 2 पाई रूट एल बाई जी। अब आप देख सकते हैं कि जो ये टाइम लगा है ना गिरने में, वो भी रूट जी के प्रोपोर्शनल है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि ये टाइम प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट जी है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी है। और जो टाइम पीरियड है वो भी, टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का क्या, वो भी 1 बाई रूट जी ही है, यानी रूट जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो अर्थ पे वो बोल रहा है कि t इक्वल टू 2t समय लगा, यानी कि जो टाइम अर्थ पे लगा वो ऐसा कुछ लगा, टाइम इक्वल टू 2 टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के बराबर लगा नीचे गिरने में। तो इस पूरे सेटअप को दूसरे प्लानट पे लेकर चले जाना है, अनदर प्लानट हुज मास इज़ हाफ ऑफ दैट ऑफ अर्थ एंड रेडियस इज सेम। मास तो आधा हो गया है, रेडियस सेम है, तो ग्रेविटी वहाँ का चेंज हो गया होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज अगर हुआ तो दोनों में फ़र्क पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये √2h बाई जी इसमें भी फ़र्क पड़ेगा और टाइम पीरियड में भी फ़र्क पड़ेगा, और दोनों में रूट में ही जी है, दोनों में, मतलब इसमें भी टाइम टेकन h हाइट से गिरने में कितना समय लगा वो भी रूट जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और हाइट तो सेम ही हाइट से थ्रो किए हैं, और जो टाइम पीरियड है वो भी रूट जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ओबियसली उस प्लानट पे जी अलग हो जाएगा, जी डैश जो होगा वो अलग होगा, लेकिन दोनों में जी डैश आ जाएगा, यहाँ भी जी डैश है और यहाँ भी जी डैश ही है, दोनों जगह क्या है जी डैश। तो न्यू टाइम पीरियड जो आएगा ना, नया टाइम h हाइट से फॉल करने में, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ ये 4th ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि टी डैश अगर मैं निकालूँ तो टी डैश का वैल्यू √2h बाई जी, √2h बाई जी डैश, और इधर अगर आप देखेंगे 2t में तो 2 लिखेंगे, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, याद कीजिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई रूट एल बाई जी। तो अब आप देख सकते हैं कि इधर भी जी डैश लिखना पड़ेगा, तो ये जी डैश से ये जी डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, इधर √2h के जैसा आया और यहाँ 2 × 2 पाई आया। अब ये दोनों ही क्वांटिटी दूसरे प्लानट पे चेंज नहीं होने वाले हैं, पाई का वैल्यू उस प्लानट पे वही रहेगा, जो पेंडुलम आपका है उसका लेंथ वही रहेगा दूसरे प्लानट पे, आप कितने हाइट से ड्रॉप किए वो भी सेम ही हाइट से ड्रॉप किए हैं दूसरे प्लानट पे। दूसरे प्लानट पे खाली क्या चेंज हो रहा है, इसमें जी चेंज हो रहा है, तो जी तो कैंसिल हो जा रहा है इस इक्वेशन में। पहले प्लानट पे ये तो दिया ही हुआ है ना कि अर्थ पे ऐसा सिचुएशन है भाई, अर्थ पे है t इक्वल टू 2t, राइट। तो t जब अर्थ पे मैं लिखा तो आया √2h बाई जी इक्वल टू 2, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला जब मैं लिखा तो आया 2 पाई रूट एल बाई जी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया 2 पाई रूट एल बाई जी। तो ये रूट जी से रूट जी तो चला गया, अब ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम जी आ गया, जो रिलेशन ये है t इक्वल टू 2t वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम जी आया, यानी दूसरे प्लानट पे भी चले जाएं तो अगर लेंथ वही रखें पेंडुलम का और उसी हाइट से ड्रॉप करें, जितने हाइट से अर्थ पे ड्रॉप किए थे उसी हाइट से ड्रॉप करें, तो वहाँ भी ये रिलेशन होल्ड करेगा, यानी उस प्लानट पे भी जो टाइम होगा गिरने में लगा हुआ समय वो 2 × t यानी टाइम पीरियड ऑफ SHM के बराबर ही होगा, इसीलिए 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि अर्थ के लिए एक बार इक्वेशन लिखें, तो अर्थ के लिए ये तो इक्वेशन दिया हुआ है t इक्वल टू 2t होल्ड कर रहा है, तो t को लिख दिया मैं √2h बाई जी, इक्वल टू होना है 2 टाइम्स टाइम पीरियड होता है 2 पाई सिंपल पेंडुलम का √l बाई जी,
तो अर्थ के लिए तो ये कोई डाउट नहीं है, सही है। तो क्या ये रूट जी से रूट जी कैंसिल हो जाएगा, राइट। और ये सब आया रिलेशन। अब दूसरे प्लानट पे चले जाएंगे तो वहाँ ओबियसली मैं लिखूँगा 2h/g की जगह पर g डैश लिखूँगा, राइट। तो ये जो आया टर्म वो क्या आया, t डैश आया, दूसरे प्लानट पे गिरने में लगा हुआ समय, इक्वल टू। अब इक्वल टू होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर टाइम पीरियड हम लिखें तो उस प्लानट के लिए क्या टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड वहाँ पे आएगा 2π√L/g डैश आएगा, नया g आएगा उस प्लानट पे। तो हम मान रहे हैं कि उस प्लानट पे ये इसके इक्वल नहीं आकर ये n टाइम्स आ गया, दूसरे प्लानट पे 2 टाइम्स नहीं आया, मैं मान लिया कि n टाइम्स आया। तो अभी इसको जब सॉल्व करूँगा तो ये g डैश से g डैश कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ रिलेशन क्या आया, √2h = n टाइम्स 2π√L/g ऐसा आया। अब अर्थ वाले से कंपेयर कीजिए, अर्थ वाले पे लेफ़्ट साइड में कितना है, √2h है, तो हमारा भी यहाँ लेफ़्ट साइड में √2h है। तो राइट साइड में अर्थ वाले प्लैनेट पे 2π√L है और हमारा यहाँ 2π√L है और इसके राइट साइड में 2 है। तो पक्का यहाँ पे क्या होना चाहिए, n के जगह पर 2 ही होना चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट साइड जब पूरा बराबर है दोनों का, अर्थ पे भी √2h था और यहाँ भी दूसरे प्लैनेट पे भी √2h ही है लेफ़्ट साइड में, तो राइट साइड भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो राइट साइड में यहाँ दूसरे पे ये अर्थ वाले पे 2 था तो दूसरे वाले पे भी राइट साइड में 2 ही होना चाहिए, राइट। इसका मतलब कि इधर जो था दूसरे प्लैनेट पे टी डैश, वो दूसरे प्लैनेट का जो टाइम आया है टी डैश उसका भी 2 टाइम्स ही है, इस n का वैल्यू भी 2 ही है। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नीट 2019 का ही है। द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इनिशियल पोजीशन, क्या क्या दिया हुआ है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दिया है, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन आर इंडिकेटेड इन फिगर। तो t = 0 पे इस पोजीशन पे है पार्टिकल, यहाँ से इंडिकेट किया हुआ है, इस जगह पार्टिकल है, ठीक है। अभी इस सेंस में इसका रिवॉल्यूशन हो रहा है ऐसे, और इसका टाइम पीरियड दिया है 4 सेकेंड और रेडियस कितना गिवन है, 3 मीटर का रेडियस है। तो इसका इक्वेशन आपसे पूछ रहा है कि कैसा इक्वेशन होना चाहिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका इक्वेशन चलिए बनाने की कोशिश करते हैं, कैसा इक्वेशन होगा। तो ये यहाँ से स्टार्ट किया तो हम किसी भी जनरल टाइम t पे मान रहे हैं कि ये कहीं यहाँ पे आ गया होगा पार्टिकल, ऐसे सर्कल में घूमते घूमते। तो यहाँ से कितना चला होगा थीटा, ये थीटा कितना चला होगा बताइए। तो थीटा = अगर वो ओमेगा एंगुलर स्पीड से चल रहा है तो ओमेगा t होगा ना, थीटा = क्या होगा, ओमेगा t। और ये ओमेगा होता क्या है, ओमेगा होता है 2π टाइम पीरियड के बराबर, 2π टाइम पीरियड इंटू t। 2π और टाइम पीरियड इन्होंने दिया है कि 4 लेना है, 4 मैं लिख दिया और t, तो ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया। तो देखिए थीटा हमारा आ गया π/2t, थीटा कितना आ गया, π/2t। अब y एक्सिस का SHM लिखना है, किसका प्रोजेक्शन का, y प्रोजेक्शन का। तो इसका y एक्सिस पे प्रोजेक्शन ज़रा निकाल के देखिए, ऐसे लाइन में ड्रॉ कर दिया। तो ये वाला लेंथ कितना आएगा, ये लेंथ अगर इसका रेडियस 3 है, ये 3 एम्पलीट्यूड वाला है, 3 रेडियस वाला है, तो 3 का प्रोजेक्शन y एक्सिस पे थीटा एंगल बनाया है y एक्सिस से, तो प्रोजेक्शन आएगा 3 cos थीटा, 3 cos थीटा में लिख दिया यहाँ, राइट। तो किसी भी वक्त उसका ये ओरिजिन से, जो ओरिजिन है उससे कितना दूरी यहाँ पे आ रहा है, उसका वैल्यू होने वाला है 3 cos थीटा। थीटा और ज़्यादा होता और आगे मान लीजिए ये निकल जाता, यहाँ आ जाता, तो पार्टिकल कहीं यहाँ होता और इसका प्रोजेक्शन निकालते तो फिर से वही ओबियसली 3 cos थीटा लिखते, और थीटा की वैल्यू ज़्यादा होती तो ज़्यादा थीटा के लिए इसका वैल्यू कम आता है। थीटा cos थीटा कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसमें ज़्यादा थीटा रखेंगे तो और कम वैल्यू आएगा। तो y कोऑर्डिनेट भी क्या आता, और कम आता, यानी इसका y प्रोजेक्शन जो है, y प्रोजेक्शन उसका इक्वेशन किसी भी टाइम t पर हम लिखने वाले हैं कि 3 cos थीटा, और थीटा ही ओमेगा t है, थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा t। तो ओमेगा t के जगह पर लिखना है π/2t, 3 cos π/2t, यही आंसर हो गया। अब इसमें और भी देखने वाली क्या बात है
कि चेक कर लेते हैं कि सही आया कि नहीं। तो t इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पे है भाई साहब, t इक्वल टू 0 पे अपने y मैक्सिमम है इनका, ये देखिए y एक्सिस पूरा है, सबसे ज़्यादा 3 है। तो t 0 मैं पुट करूँ तो y की वैल्यू 3 आनी चाहिए। तो t 0 पुट करिए, t के जगह पे 0 को लग दीजिए तो सबको 0 कर देगा ये, तो cos 0 का वैल्यू 1 आता है, तो 1 इसका वैल्यू 1 आ जाएगा cos 0 का, और 1 इंटू 3 आ जाएगा। क्या बात है, y इक्वल टू 3 आ रहा है t इक्वल टू 0 पर, यानी क्रॉस चेक भी मैंने कर लिया कि सही आया कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आया, आइए देखते हैं। तो आंसर मेरा आना चाहिए 3 cos π/2t। तो लास्ट ऑप्शन में इसमें 3 cos π/2 और यहाँ छुपा हुआ है 2 है, यहाँ लिखा हुआ क्या है ये πt/2, राइट। और वेयर y, इसमें सब में यही लिखा है कि वेयर y इन मीटर। फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ क्या, नहीं हुआ। इसमें तो ये एंगल ही गलत हो गया उसका, इसमें एंगल तो सही हुआ लेकिन यहाँ 4 लिख दिया है जबकि एम्पलीट्यूड 3 ही है। इसमें तो 3 यहाँ लिखा है लेकिन एंगल ही गलत लिख दिया है, 3πt/2 लिख दिया है जबकि πt/2 आया है। तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ वन हो गया, फोर्थ ऑप्शन। 2019 का ही 2 क्वेश्चन यहाँ और मैंने लिया है, जिसमें हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM कर रहा है, ठीक है। SHM इज गिवन बाय, ये इक्वेशन देखिए भाई साहब दिया है, A0 प्लस A साइन ओमेगा टी प्लस B cos ओमेगा टी, 3 दे दिया है एक ही में। जबकि हम लोग तो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े हैं सर ऐसा कि आना चाहिए था y इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे आना चाहिए था, A साइन ओमेगा टी आना चाहिए और इनिशियल फेज अगर कुछ है तो ऐसा कुछ आना चाहिए A साइन ओमेगा टी प्लस फाई। लेकिन ये तो बहुत लफड़ा पूरा दे दिया ऐसे, तो कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए इसमें से A0 जो है ना, ध्यान से देखिएगा, A0 क्या है उसको इधर लेकर आ जाइए। तो ये इक्वेशन जो गिवन है वो ऐसा कुछ बन जाएगा, y माइनस A0 इक्वल टू, अब ये जो 2 इक्वेशन है इन दोनों को हम लोग वेक्टर रूल से ऐड करते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस B cos ओमेगा टी, ये 2 है। अब इसको ऐड करने के लिए इसको भी साइन बना देते हैं, इसको भी क्या बनाना होता है मुझे, साइन। और ये जो टर्म है ना उसमें सिर्फ y इक्वल टू समथिंग लिखने पे ये बताता है कि आपका मीन पोजीशन ओरिजिन है, और y माइनस A0 लिखने का ये मतलब है कि मीन पोजीशन A0 पे है। यानी अब ये मीन पोजीशन नहीं रहा, मीन पोजीशन यहाँ आ गया A0 पे। अच्छा y एक्सिस पे है, अगर मैं y एक्सिस पे बनाऊँ, x एक्सिस पे नहीं y एक्सिस पे, तो पॉजिटिव y एक्सिस पे A0 पे चले जाना है यहाँ, राइट। और इस पोजीशन के आगे पीछे ऐसे SHM हो रहा है ऐसे, मतलब ये मीन पोजीशन अब आपको कंसीडर करना है, मीन पोजीशन 0 कंसीडर नहीं करना है। तो आप समझ गए कि y माइनस A0 का क्या मतलब हुआ, कि आपको A0 पे जाकर और वहाँ मीन पोजीशन लेकर और SHM कराना है ऐसे। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि इसका मीन पोजीशन क्या है। अगर पूछता कि इस SHM का मीन पोजीशन क्या है तो A0 आंसर हो जाता, लेकिन ये तो पूछा नहीं है। इस बार हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ दे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे इक्वेशन है तो जो कांस्टेंट टर्म है, जो साइनसॉइडल नहीं है, उसको लेफ्ट साइड में ले आना है। और अगर माइनस A0 लिखा हुआ है, y माइनस A0, तो पॉजिटिव y एक्सिस पे A0 जाकर बोलना है कि यहाँ पे मेरा मीन पोजीशन होगा SHM का। और अगर ये y प्लस A0 होता, अगर ये y प्लस A0 होता तो निगेटिव, उल्टा है, प्लस A0 होता तो निगेटिव A पे आकर और बोलते कि मीन पोजीशन माइनस A0 पे यहाँ पे है, माइनस लगा के A0 पे, और इसके इर्द गिर्द वो SHM कर रहा है। लेकिन आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। इसमें तो हमको भैया एम्पलीट्यूड पूछा है, तो ये तो कंट्रीब्यूट किया नहीं एम्पलीट्यूड में, ये तो खाली पोजीशन बताया। तो इस दोनों को ऐड करेंगे जब आप, तो वेक्टर रूल से याद होगा, इसको भी साइन में कन्वर्ट पहले करेंगे। तो साइन में कन्वर्ट करने से इसका कोएफिशिएंट में कोई फ़र्क थोड़ा ही पड़ेगा, खाली ये ओमेगा टी के जगह पर ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिख देंगे, राइट, या साइन ओमेगा टी माइनस π/2 लिख देंगे। तो खाली फेज का फ़र्क पड़ेगा, एम्पलीट्यूड का नहीं पड़ेगा। तो 2 साइनसॉइडल वेव को जब ऐड हम करते हैं और ये भी साइन बना दिए और इसको भी साइन बना दिए, तो खाली हमको एम्पलीट्यूड को वेक्टोरियली ऐड करना होता है। तो वेक्टोरियली ऐड कर देंगे a² प्लस b², क्योंकि एक साइन ओमेगा टी जो था उसका कोएफिशिएंट है a और दूसरे का है b, तो a² प्लस b² ही मैग्नीट्यूड आएगा।
इतना ही रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड का मॉड इतना आएगा। यानी कितने एम्पलीट्यूड के साथ ओसिलेशन होगा, तो √a² + b², यानी सेकेंड ऑप्शन। और कहाँ पे ओसिलेशन होगा ये भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ओसिलेशन होगा, y एक्सिस पे a0 पे होगा, और इससे √a² + b² ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, और नीचे भी √a² + b² आएगा, और फिर वापस यहाँ पे आएगा। इस तरह का SHM परफॉर्म करेगा पार्टिकल। लगे हाथों नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये एक क्वेश्चन है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इन 1 कंप्लीट वाइब्रेशन। एवरेज स्पीड नहीं पूछा है, वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो SHM में वन कंप्लीट वाइब्रेशन का मतलब होता है जहाँ से चालू किया लौट के वहीं आ गया, वो पुनः लौट आया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, जहाँ से चालू किया वहीं घूम कर आ गया, तभी तो 1 वाइब्रेशन बोलेंगे। तो ये बोल रहा है कि 1 कंप्लीट वाइब्रेशन में बताइए कि एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम करेंगे तो 0/टाइम = 0 ही आएगा, तो एवरेज वेलोसिटी 0 आएगा, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट है इसका। 2018 नीट में आया हुआ क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पेंडुलम इज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग। अच्छा, एक बिल्डिंग है जो बहुत ज़्यादा हाई है, उसके सीलिंग से हैंग किया हुआ है एक पेंडुलम, और उस पेंडुलम का एक्सेलरेशन बोल रहा है कि 20 है। एक्सेलरेशन कितना है? 20। कब का एक्सेलरेशन है सर? क्योंकि पेंडुलम में तो एक्सेलरेशन चेंज होता है, मीन पोजीशन पे 0 होता है एक्सेलरेशन, और जैसे जैसे दूर जाता है बढ़ते जाता है एक्सेलरेशन। तो कब का ये दिया है? तो 5 मीटर का दिया है, जब ये 5 मीटर पे है उस वक्त का। तो इसका टाइम पीरियड बताना है आपको। क्या है, क्या बात है, टाइम पीरियड निकालना है। तो SHM का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, A = होता है -ω²x, यही फॉर्मूला होता है ना एक्सेलरेशन का। अब माइनस तो इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन ऑफ A x के अपोजिट है। अदरवाइज मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड 20 दिया है तो ये ω² हो जाएगा, और x यानी डिस्प्लेसमेंट जो कि 5 दिया हुआ है तो 5 लिख दूंगा। तो 5 से ये 4 टाइम्स गया, तो ω² 4, तो ω की वैल्यू ±2 आ जाएगी, यानी 2 आया। ओमेगा क्या आ गया? 2। प्लस माइनस मतलब या तो एंटी क्लॉकवाइज 2 होगा या क्लॉकवाइज 2 होगा। तो लेकिन मुझे टाइम पीरियड पूछा है, तो ओमेगा को मैं लिख दूंगा 2π/ टाइम पीरियड = क्या आया? 2। सो 2 ने 2 को मार दिया। अब ये t इधर आ गया, तो t = बच गया इधर पाई, तो पाई सेकेंड ही इसका टाइम पीरियड है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन है नीट 2017 से। अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k इज कट इनटू लेंथ। कैसे लेंथ में कट किए हैं सर? देखिए, अ स्प्रिंग इज ऑफ कांस्टेंट k, पुराना स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और इसको 1:2:3 लेंथ में कट किए हैं। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड न्यू फोर्स कांस्टेंट k' है। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद उनका इक्विवेलेंट जो कांस्टेंट आया, स्प्रिंग कांस्टेंट k' आया, और दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द फोर्स कांस्टेंट इज k'। पैरेलल में कनेक्ट किए तो k' आ गया। अच्छा, और सीरीज में किए तो k' आ गया। तो दोनों का रेशियो क्या हुआ ये पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि ये जो रेशियो है 1:2:3 लेंथ का, उसमें l इन्होंने एलिमिनेट किया हुआ है। तो एक्चुअल लेंथ क्या होगा? l एलिमिनेट किया है तो रियल लेंथ। तो ठीक है, रेशियो में l अगर शामिल है, जैसे कि ये 1:2:3 रेशियो लिखा है, इसका मतलब है कि एक्चुअल में लेंथ ज़रूरी नहीं है कि 1, 2 और 3 होगा। ये कॉमन फैक्टर कैंसिल करके ये ऐसे रेशियो लिखा जाता है ना, सिंपलेस्ट रेशियो। तो मान लेते हैं कि 1:2:3 है, तो रेशियो में l इंक्लूडेड है। तो लेंथ 1 जो है ना वो ऐसा होगा, लेंथ 1, पहला टुकड़ा का लेंथ अगर l है तो दूसरे टुकड़े का लेंथ होगा 2l, और तीसरे टुकड़े का लेंथ होगा 3l, है कि नहीं? एक्चुअल लेंथ तीनों टुकड़े का l, 2l, 3l होगा, तो उसका रेशियो निकालने समय l कैंसिल हो गया होगा। ठीक है, तो वो 1:2:3 आया होगा। तो टोटल लेंथ कितना आया बताइए भाई साहब? कैपिटल L। टोटल ओरिजिनल लेंथ कितना होगा उसका? तो तीनों लेंथ का सम होगा पक्का। तो 1, 2l और 3l ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 6 स्मॉल l आ गया।
यानी जब पूरा सीधा स्प्रिंग था तो उसका लेंथ 6L था, और इस 6L में से L, 2L और 3L कट करके निकाल दिए। तो स्प्रिंग कांस्टेंट अब कैसे चेंज होगा देखते हैं। जब पूरा L था ना तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था, राइट। तो अब जब ये ऐसे रेशो में डिवाइड किया तो पहले का मान लेते हैं हम K1 हुआ, तो K1 कैसे निकालेंगे। तो आपको याद रहना चाहिए कि जब स्प्रिंग एक है तो L लेंथ का स्प्रिंग कांस्टेंट K है ना, तो आधा लेंथ करते हैं ना तो 2K हो जाता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ आधा कर दीजिएगा स्प्रिंग का, छोटा स्प्रिंग रखिएगा तो उसको खींचने में ज़्यादा मुश्किल होगा, यानी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है। और तो इसके ये पता चला मुझे कि K इंटू एल, K1 L1 जो होगा ना वो क्या होगा, इक्वल टू K2 L2 होता है। K1 L1 किसके इक्वल टू होता है, K2 L2, यानी K1 बाई K2 अगर देखें तो L2 बाई L1 है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए इन्वर्सली ऐसे ही होता है, डायरेक्टली होता तो ऊपर K1 रहता तो इधर L1 रहता, इन्वर्सली है इसलिए K1 बाई K2 क्या होगा, L2 बाई L1 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो K1 L1 क्या हो गया, K2 L2 हो गया। देखिए ये इधर भी 2 इधर भी 2, यानी कि KL का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। वाह बहुत बढ़िया सर, बहुत मज़ा आया। अब आगे, तो पूरा स्प्रिंग जब L लेंथ का था उस समय कांस्टेंट K था, तो K इंटू 6L, क्योंकि कैपिटल L की वैल्यू 6 है, तो K इंटू एल पूरे स्प्रिंग का हो गया। और जो छोटू सा स्प्रिंग है कट किया हुआ उसका K1 लिए हैं, और उसका लेंथ क्या है, ये L1 का देखिए लेंथ क्या है, L है, तो L लिख दिए। तो ये L ने L को मार दिया तो K1 इक्वल टू 6K आ गया। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 6K आ गया। यानी जो पहला है ना उसका 6 गुना ज़्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरे पे क्या असर होगा देखते हैं। तो दूसरा स्प्रिंग का जो लेंथ है वो 2L है, और हम मान लिए कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 हो गया, तो K2 इंटू 2L पक्का आना चाहिए। ओरिजिनल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू ओरिजिनल स्प्रिंग का लेंथ, क्योंकि लेंथ और स्प्रिंग कांस्टेंट का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। तो फिर से इस L ने इस L को मार दिया, और ये 2 से ये कट गया 3, नीचे उधर 2 जाके डिवाइड होगा, कट देगा, तो K2 का वैल्यू आ गया 3K। देखिए K2 आ गया 3K, यानी दूसरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट पुराने वाले स्प्रिंग का 3 गुना हो गया। वैसे ही तीसरे पे चर्चा कर ले, क्या तीसरे पे इधर कर लेते हैं चर्चा। चलिए, तीसरा स्प्रिंग का लेंथ 3L है। तीसरा स्प्रिंग का लेंथ कितना है सर, 3L है तीसरा स्प्रिंग का लेंथ, ठीक है। अच्छा, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैं मान ले रहा हूँ कि K3 है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू लेंथ इक्वल होगा पुराने वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू लेंथ के। तो पुराने वाले का लेंथ 6L था और पुराने वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट K था, तो L ने L को मार दिया, और ये 3 से ये गया 2 टाइम्स, तो K3 का वैल्यू देखिए आ गया, K3 इक्वल टू 2K आया, 2K, यानी पुराने का 2 गुना आया। तीसरा स्प्रिंग का 2 टाइम्स पुराना स्प्रिंग आ गया। देखिए तीनों स्प्रिंग का देखिए K हम निकाल दिए। पैरेलल सीरीज तो अब बाएं हाथ का खेल है। तो पहले क्या है, पैरेलल है कि सीरीज, देखिए कनेक्टेड इन सीरीज, पहले सीरीज में है, तो सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, ऐसे ऐड करते हैं 1/K इक्वल टू 1/K1, यानी 1/6K। ये K इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं सीरीज के लिए, तो 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/6K प्लस 1/3K प्लस 1/2K। इसको कैसे करें, सबका एलसीएम लेना पड़ेगा क्या, बिल्कुल 6K एलसीएम, चलिए आ गया 6K, क्या आ गया एलसीएम। तो ये 6 इसमें पहले से है तो 1 रहा, इसमें पहले से है 3K तो इसमें 2 आ गया, और इसमें पहले से 2K है तो 3 आया, तो ऊपर में आ गया 6, 3 2 + 5 और 1 6, तो 6K/6 आया। तो ये 6 से 6 कट गया तो 1/K आया, और ये K 1/K इक्विवेलेंट है ना, तो उसको उल्टा पलटी मारना पड़ेगा इसको, तो K इक्विवेलेंट जो है सीरीज का वो K आ गया। और पैरेलल में तो सर डायरेक्ट ऐड हो जाता है, पैरेलल में तो कोई लफड़ा ही नहीं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं सबके कांस्टेंट को। तो K1 K2 K3 तीनों को ऐड कर दीजिए पैरेलल में, तो 6 + 3 9 और 9 + 2 11, तो पैरेलल वाले का 11K आया। तो दोनों का रेशो क्या आया, दोनों को डिवाइड करिए, सीरीज बाई पैरेलल, सीरीज बाई पैरेलल, K से K कट गया, 1:11 आ गया।
1:11, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 17 सही क्वेश्चन है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर। अच्छा, SHM कर रहा है, लीनियर SHM, और इसका एम्पलीट्यूड दिया है, तो जो दिया है लिख देते हैं। एम्पलीट्यूड दिया है 3 सेंटीमीटर। व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से ठीक है x इक्वल टू है 2 सेंटीमीटर। जब पार्टिकल का x 2 सेंटीमीटर है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो उस समय एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के, ये दोनों इक्वल है। वाह भाई। तो देन द टाइम पीरियड इन सेकेंड, इस SHM का टाइम पीरियड क्या है बताइए, कितना होगा टाइम पीरियड। तो देखें हम टाइम पीरियड का सर फॉर्मूला तो हमको पता है 2π√m/k होता है। अब इस SHM में 2π√m/k होता है एक तो टाइम पीरियड, और क्या होता है, यहाँ मास दिया नहीं है, k भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया है। तो एक और फार्मूला होता है t इक्वल टू 2π/ω, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है, ये भी होगा। तो 2π तो ठीक है, कांस्टेंट है, और ओमेगा क्या पता चल सकता है क्या, गिवन इन्फॉर्मेशन से, इससे हम लोग ओमेगा निकालने की कोशिश करेंगे तो काम बन जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा के टर्म में मुझे पता है ओमेगा स्क्वायर x होता है, किसी भी पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट x है 2 मैंने लिख दिया, और मैग्नीट्यूड लिखना है इसलिए माइनस का लफड़ा है ही नहीं। और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है पोजीशन के साथ और ओमेगा के साथ, तो ω√a² - x², ये है वेलोसिटी का, ये फॉर्मूला है ना किसी भी पोजीशन x पे। अब इससे देखिए एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है, x भी दिया है, ओमेगा एक कट गया, इससे आराम से एक ओमेगा आ जाएगा। कितना आया ओमेगा इक्वल टू, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी 3² - 2², x का वैल्यू 2 है और इसका रूट डिवाइडेड बाय, उधर लेफ्ट साइड से 2 आया है, इधर राइट साइड में 2। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया 5, तो रूट में रह गया 5 और नीचे आ गया 2, तो ω√5/2 आया। इस ओमेगा को यहाँ रख दीजिए, टाइम पीरियड मिल जाएगा। टाइम पीरियड आया 2π/, ओमेगा का वैल्यू क्या है, √5 हो गया, और 2 भी है, √5/2, तो ये 2 ऊपर लेके चले गए हम, तो 2 × 2 4 हो गया, 4π/, आंसर देखिए आ गया 4π/√5। ऑप्शन देखना चालू कर दिए क्या, 4π/√5 कौन से ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2016। अ बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ अ स्प्रिंग हुज अपर एंड फिक्स्ड, ठीक है। द स्प्रिंग हैज़ नेग्लिजिबल मास, खुद स्प्रिंग का मास नहीं लेना है। व्हेन द मास स्मॉल m इज स्लाइटली पुल्ड डाउन एंड रिलीज, इट ओसिलेट्स विथ टाइम पीरियड 3 सेकेंड। अच्छा, जब m मास है तो टाइम पीरियड 3 सेकेंड है, और 1 kg बढ़ा दिए तो टाइम पीरियड 5 सेकेंड हो गया। तो m का वैल्यू बताना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, t इक्वल टू 2π√m/k, 2π√ मास m था और मान लीजिए कि स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो पहली बार समय 3 सेकेंड आया है तो मैं लिख सकता हूँ 3 इक्वल टू 2π√ मास m और स्प्रिंग कांस्टेंट k, और बाद में ये 5 हो गया है, ये टाइम चेंज करके क्या हो गया है 5, तो 2π, उस समय मास कितना हो गया है सर, तो 1 बढ़ गया है, तो m+1/k लिख दिए। अब इन दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ऐसे डिवाइड कर दूं तो 2π से 2π कट जाएगा और इधर आएगा 3/5 इक्वल टू, ये √k से √k भी नीचे वाला जाएगा और आ जाएगा रूट, ऊपर में m आएगा और नीचे में आ जाएगा m+1, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 3/25 आ गया, और उधर स्क्वायर करेंगे तो रूट को खा जाएगा और m/m+1 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25m इक्वल टू 9m और +9 आया, ये 9 से मल्टीप्लाई कर दिया
तो 25 में से 9 गया तो m का वैल्यू निकालना है ना, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। 25 में से 9 गया तो 16 बचा, तो 16 m और इधर बचा 9, तो m का वैल्यू क्या हो गया 9/16। 9/16 आया। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, तो m बताना था मुझे, m ही तो बताना था। 9/16 सेकेंड ऑप्शन में है, देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। 2015 का है। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फ़ा। ये अल्फ़ा किसका वैल्यू है, ए मैक्स का। ए मैक्स का फॉर्मूला आपको याद होगा कि ओमेगा स्क्वायर ए होता है। ऐसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन मैक्सिमम एक्स का वैल्यू ए होता है, इसलिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए होगा, राइट। अब इसी का वैल्यू इन्होंने दिया है कि ये अल्फ़ा है एंड मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा है। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है ओमेगा ए। ओमेगा ए क्यों होता है ऐसा सर, क्योंकि वेलोसिटी का जनरल फार्मूला होता है ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जिस समय एक्स ज़ीरो होता है यानी मीन पोजीशन पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है, तो मीन पोजीशन पे एक्स ज़ीरो हो गया तो ए स्क्वायर का रूट ए आया, तो ओमेगा ए आया कि नहीं मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए में लिख दिया, ओमेगा इंटू ए, और इसका वैल्यू ये बोलता है कि बीटा लिखना है आपको। ठीक है सर, लिख दिए। तो बताइए कि टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए ओमेगा चाहिए होता है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ये लीजिए डिवाइड कर दीजिए, ए ने ए को मार दिया, एक ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू आ गया अल्फ़ा बाई बीटा। जैसे ही ओमेगा मिला वैसे ही टाइम पीरियड निकाल लेंगे हम। ये ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/t ऐसे, तो 2π/t ही ओमेगा होता है, तो अल्फ़ा बाई बीटा ये आया। तो t क्या आएगा, t इधर जब आएगा तो बीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर और अल्फ़ा डिवाइड, तो 2π/β/अल्फ़ा। 2π/β/अल्फ़ा कौन सा ऑप्शन है, ये फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। 2015 का क्वेश्चन है कि व्हेन टू डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय, तो डिस्प्लेसमेंट है y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा t, y2 इक्वल टू b कॉस ओमेगा t। ठीक है भाई, दो दिया हुआ है तो आर सुपर इम्पोज द मोशन इज, तो दो SHM को मिला दिए तो क्या ये फिर से SHM होगा, बिल्कुल SHM होगा। अगर ये इंडिविजुअली SHM कर रहा है, ये कर रहा है, तो दोनों का सम भी SHM करता है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। तो सब ऑप्शन में तो दिया है कि ये भी सिंपल हार्मोनिक होगा, दोनों का सम भी सिंपल हार्मोनिक होगा, और ये बोल रहा है कि नॉट अ सिंपल हार्मोनिक, ये तो रॉन्ग हो गया, सिंपल हार्मोनिक होगा। अगर दोनों फंक्शन सिंपल हार्मोनिक कर रहा है तो उसका सम भी करता है सिंपल हार्मोनिक। अब इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड वेक्टर रूल से ऐड कर देते हैं, आपको याद ही है, डायरेक्ट वेक्टर रूल लगा देंगे, तो इसका एम्पलीट्यूड a है और इसका b है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो पक्का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। रिजल्टेंट जो भी वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड इतना आएगा और साइन के सामने जो भी आना होगा वो फंक्शन फेज आएगा, परंतु मुझे सिर्फ एम्पलीट्यूड पूछा है, तो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो गया इसका। ये 2015 का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी एट x1, देखिए किसी भी पोजीशन पे वेलोसिटी x1 लिखा है और दूसरे पोजीशन पे x2 पोजीशन है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v2 है, यानी जब वो x1 पे है तो वेलोसिटी v1 है और x2 पे है तो वेलोसिटी v2 है, तो इसका टाइम पीरियड बताना है। ठीक है सर, तो हम v1 v2 पहले लिख लेते हैं। v1 क्या है, v1 इक्वल टू है v1, ये लीजिए v1 का फॉर्मूला होता है ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x1 है तो x1 स्क्वायर लिख दिए। वैसे ही v2 क्या होगा, तो v2 होगा ओमेगा रूट में a, तो वही रहेगा एम्पलीट्यूड, और इस बार नया पोजीशन है x2 तो x2 स्क्वायर, ये v1 v2 हो गया। अब हमको पूछ रहा है टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड के लिए मुझे चाहिए ओमेगा लिखना पड़ेगा, तो हम फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर लेते हैं। फर्स्ट वाले का स्क्वायर किए तो v1 स्क्वायर का वैल्यू फर्स्ट वाले से आ गया ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में आया वो रूट ख़त्म हो गया उसका a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर का। वैसे ही जब v2 स्क्वायर निकाले, v2 दिया हुआ है, v2 स्क्वायर निकाले तो आ गया ओमेगा स्क्वायर और रूट ख़त्म हो गया तो a स्क्वायर
क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मुझे आंसर जो लाना है ना वो किसके टर्म में लाना है, v1 v2 x1 x2 में, यानी ए को गायब करना है इस इक्वेशन से और वो अगले वाले इक्वेशन से हमको ए को गायब करना है। तो दोनों को ऐड करेगी सब्ट्रैक्ट, बताइए दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से फ़ायदा है, तब ए कैंसिल होगा। तो सब्ट्रैक्ट दोनों को किए तो लेफ़्ट साइड में आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर आ जाएगा, और राइट साइड में इसमें से ओमेगा ए स्क्वायर और इसका ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने से, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर में ये फिर ऐड हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट किए हैं ना, तो माइनस ऑफ माइनस करके ये प्लस हो जाएगा। तो राइट साइड में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो x2 वाला प्लस हो गया है तो हम पहले 2 वाला लिखेंगे, तो x2 स्क्वायर आएगा माइनस x1 स्क्वायर आएगा, राइट। अब ये इधर डिवाइड कर दीजिए ले जाके, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इसी का रूट अगर मैं कर दूं तो ये किसका वैल्यू आ गया, ओमेगा का, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर ये था। तो ओमेगा होता है 2π/t, तो इसको अगर हम 2π/t लिख दें इस ओमेगा को, तो ये वही सेम टू सेम यहाँ कॉपी हो जाएगा, ऊपर में v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर और नीचे x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। मुझे टाइम पीरियड पूछा है तो क्या इसको पलटी मरवा देंगे, ऊपर ले जाएंगे और 2π नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। तो जो ये 2π नीचे आएगा फिर उसको उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट, और ये इसको उल्टा भी करना है, t को ऊपर करना है, यानी ये x2 वाला टर्म ऊपर आ जाएगा और v1 v2 वाला टर्म नीचे आ जाएगा। तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ऊपर आएगा और नीचे v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर आएगा। तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ऊपर आएगा और नीचे v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, 2π रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू सिमिलर स्प्रिंग P एंड Q, ठीक है, P एंड Q हैव स्प्रिंग कांस्टेंट Kp एंड Kq। स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है और उसमें भी Kp का वैल्यू ज़्यादा है Kq से। दे आर, यहाँ हुआ दे आर स्ट्रेच्ड फर्स्ट बाई सेम अमाउंट, मतलब दोनों में सेम इलोंगेशन में लाया केस 1 में, देन बाई द सेम फोर्स। अच्छा, दूसरी बार फोर्स सेम लगाया गया, पहली बार इलोंगेशन सेम आया, दूसरी बार फोर्स सेम लगाया गया। तो द वर्क डन बाई स्प्रिंग WP एंड WQ, दोनों स्प्रिंग में वर्क डन का कंपैरिजन करना है केस 1 और केस 2 में। तो फर्स्ट केस में चूँकि x के टर्म में है, दोनों में सेम इलोंगेशन है, इसलिए वर्क डन P में और वर्क डन Q में x के टर्म में फॉर्मूला लिखेंगे, तो हाफ के P x का स्क्वायर अपॉन हाफ के Q का स्प्रिंग कांस्टेंट, और सेम इलोंगेशन है इसलिए x का स्क्वायर, x स्क्वायर ने x स्क्वायर को मार दिया, हाफ ने हाफ को मार दिया। तो आप देख सकते हैं कि चूँकि Kp ज़्यादा है यानी न्यूमरेटर ज़्यादा है तो ये नंबर ग्रेटर देन 1 आने वाला है। Kp ज़्यादा है और Kq कम है यानी न्यूमरेटर ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि WP जो होगा ना, WP का वैल्यू वो WQ से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि इधर WQ में आप मल्टीप्लाई करेंगे WQ, तो WQ में 1 से ग्रेटर नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 से ग्रेटर नंबर कोई भी 1 से ग्रेटर यानी 2 मान लीजिए, तो ओबियसली ये Q से तो बड़ा ही वैल्यू आ जाएगा, और इस साइड में क्या है P है, तो P का वैल्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन WQ आ गया, क्योंकि WQ में कुछ ग्रेटर नंबर मल्टीप्लाई हुआ। दूसरा केस में फोर्स सेम अप्लाई किया गया है, तो फिर से वही फार्मूला लिखिए, WP अपॉन वर्क डन बाई स्प्रिंग Q। तो इस बार जो फार्मूला में लिखा हाफ KX स्क्वायर अपॉन दूसरे का हाफ KX स्क्वायर, अभी x सेम नहीं है, फोर्स सेम है, तो हमको कुछ भी करके x को गायब करना है, यहाँ से फोर्स के टर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर P था नीचे Q, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए ऊपर में K से मल्टीप्लाई भी कर दिए और K से डिवाइड भी कर दिए ऊपर,
क्यों ऐसा किए सर? क्योंकि k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k स्क्वायर हो जाएगा, और k स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिलाकर kx मतलब फोर्स लिख सकते हैं हम, तो f के टर्म में लिख सकते हैं, और हाफ से तो ऐसे भी कैंसिल हो गया। तो ऊपर देखिए क्या आया, ऊपर में आया फोर्स का स्क्वायर आया, क्योंकि k स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया ना, तो फोर्स का स्क्वायर आया, और नीचे एक k p आ गया, k p। वैसे ही नीचे वाले के साथ भी क्या हुआ, एफ स्क्वायर आएगा और नीचे में के क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के क्यू। अब ये एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो के क्यू ऊपर इस बार आ गया, के क्यू ऊपर आ गया, यानी कि वर्क डन बाई पी अपॉन वर्क डन बाई क्यू जो है ना, उसमें के क्यू स्प्रिंग का ऊपर आ गया और पी स्प्रिंग का नीचे आ गया। और देखिए ये क्यू जो है वो कम है, छोटा है पी से, तो न्यूमरेटर इसका क्या है, लेस देन मतलब के पी है। तो छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 से छोटा आ जाएगा ना, लेस आ जाएगा, यानी डब्ल्यू क्यू क्या आ गया, डब्ल्यू क्यू में कुछ तो मुझे लेस देन 1 मल्टीप्लाई करना है, तो लेस देन 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू क्यू से और छोटा नंबर प्राप्त होगा मुझे, यानी कि डब्ल्यू पी जो मुझे मिलेगा वो डब्ल्यू क्यू से और छोटा मिलेगा, क्योंकि डब्ल्यू क्यू में कोई लेस देन 1 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि बी केस में डब्ल्यू पी लेस देन डब्ल्यू क्यू है। तो दूसरे केस में डब्ल्यू पी लेस किस में है, देखिए इसमें है, तो डब्ल्यू पी लेस है, डब्ल्यू क्यू ज़्यादा है दूसरे केस में। पहले केस में क्या था, पी ज़्यादा था, तो पी ज़्यादा है, तो यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। इस क्वेश्चन में है 2011 का, टू पार्टिकल्स आर ओसिलेटिंग अलोंग टू close parallel straight lines side by side with the same frequency and amplitude. They pass each other moving in opposite directions. ठीक है, मतलब दोनों ऐसे पास हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये पैरेलल लाइन है ऐसे। तो जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना, उस वक्त ये जो A है वो अगर इधर जा रहा है तो उसी वक्त जो B है ना वो इधर को जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है बी। ठीक है, तो बताना है कि फेज डिफरेंस क्या है इन दोनों में, व्हेन देयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये कब ऐसा सिचुएशन है, जिस समय ये हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे हैं, दोनों ही क्या है, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे हैं अपने। ठीक है, तो इसका फेजर से देखिए एनालिसिस करना आसान होगा। फेजर मैं इसका बना लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, और इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे अभी दिखाएंगे। हाँ, तो इसका ये मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ बना लिया वाई एक्सिस पे। तो ये पार्टिकल कहाँ पे है, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट किया, तो यहाँ पे अगर होगा तो इसका प्रोजेक्शन एक्स पे मैं लूँ अगर ऐसे, ए पार्टिकल का मैं बना रहा हूँ ये पिंक कलर से, ए पार्टिकल का, तो ए पार्टिकल का ये हाफ डिस्टेंस है, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना है, 1/2 है, जो भी रेडियस है उसका आधा है। तो रेडियस अगर ए लें हम तो a/2 है, और ये रेडियस ए है, तो ये कितना डिग्री एंगल होगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा आप देख सकते हैं, कॉस थीटा अगर लिखें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस a/2 और हाइपोटेनियस ए ने ए को मार दिया, तो कॉस थीटा का वैल्यू हाफ आया, तो थीटा 60 डिग्री आया। तो इधर से ये 60 डिग्री का एंगल बनाया है, तो इस पॉइंट से कितना एंगल बनाया है, इधर से कितना बनाया होगा, यहाँ से हम इससे में स्टार्ट किए, तो ये यहाँ पे जब आया तो हम बोले कि ये इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस हाफ हो गया, तो क्या इधर से 30 डिग्री एंगल बनाया ये, तो इसका इक्वेशन इस वक्त लिखा जाएगा, इस पॉइंट पे ये है, तो इसका इक्वेशन देखिए क्या लिखा जाएगा, एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, राइट। अभी जो दूसरा है उसके बारे में अब देखते हैं कि दूसरे का क्या होगा। तो दूसरा इसी पॉइंट पे है, बिल्कुल इसी पॉइंट पे है, लेकिन ये इधर को जा रहा है, इधर, तो इधर जाने के लिए ये पार्टिकल यहाँ पे होगा, तभी तो इसका प्रोजेक्शन ये ऐसे चलना है इसको क्लॉकवाइज में, तो ये जब आगे ऐसे बढ़ेगा ऐसे, तब तो इसका एक्स ऐसे एक्स कम होगा, मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। फर्स्ट वाले में ए क्या था, एक्सट्रीम की तरफ जा रहा था, इधर को जा रहा था, देखिए इधर को, तो इसीलिए मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, ताकि जब ये पार्टिकल यहाँ आए
तो इसका x बढ़ जाए, यहाँ पे आए तो x मैक्सिमम हो जाए। इस बार x इसका घट रहा है क्योंकि ये वापस आ रहा है, तो एंगल तो बिल्कुल यहाँ 60 डिग्री cos 60 डिग्री आएगा यहाँ पे, लेकिन इसका इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ से 90 और इधर से 60, 90 प्लस 60 कितना होता है 150, यानी ये यहाँ से 150 एंगल बनाया है। तो इसका इक्वेशन होगा a sin ओमेगा टी प्लस 150 लिखना पड़ेगा। इसमें कितना डिग्री लिखना पड़ेगा 150, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर ज़ीरो लूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो दूसरे वाले बी पार्टिकल को यहाँ दिखाना है मुझे और पहले वाले पार्टिकल को यहाँ दिखाना था। तो दूसरे वाले का कितना इक्वेशन हो गया a sin ओमेगा टी प्लस 150, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस निकालना है। तो दोनों का फेज डिफरेंस देखिए निकालते हैं। तो ओमेगा टी प्लस 150, दूसरे का माइनस कर लेते हैं फेज, ओमेगा टी माइनस 30, ओमेगा टी से ओमेगा टी चला गया और 150 में 30 गया तो कितना आ गया 120। तो फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच कितना आ रहा है 120 का। तो आंसर में पाई के टर्म में दिया है, 120 को कितना लिखते हैं 2π/3, क्योंकि पाई का वैल्यू अगर आप 180 रखें तो ये 3 से कटेगा 60 हो जाएगा, 60 × 2 180 आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका।